सो इन द लास्ट क्लास हम लोगों ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के कुछ क्वेश्चंस करे थे और उस टॉपिक को थोड़ा सा एक इस कॉर्नर तक लेके आ गए थे कि हम लोग जो है अब आगे चलने की कोशिश कर सकते हैं। तो जो आज का टॉपिक शुरू होता है वो हमारे पास कौन सा शुरू होगा बेटा? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या नाम है टॉपिक का? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो भैया सुपरपोजिशन का मतलब क्या है बेटा? ये पोजीशन की बात नहीं कर रहा है, ठीक है? ये कुछ चीजें बताना चाह रहा है। क्या बताना चाह रहा है आइए समझते हैं। मान के चलो आपके पास बेटा यहाँ पर एक पार्टिकल, यहाँ पर बहुत सारे पार्टिकल इधर उधर लगे हुए हैं। मुझे उस बात से कोई मतलब नहीं है कितने पार्टिकल्स हो, कोई दिक्कत नहीं, मुझे उस बात से कोई मतलब नहीं। एक पार्टिकल पकड़ लो बस। लेट्स से मैंने बोला कि इसका नंबर 1 दे दूंगा, बाकी 2 3 4 5 6 देना, मुझे उस बात से कोई मतलब नहीं है, मुझे उस बात से कोई मतलब नहीं है, ठीक है? अब आपके पास जो इस वन पार्टिकल पर नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा नंबर 1 पार्टिकल पे, वो किसकी वजह से आएगा? ये इस पे फोर्स लगाएगा, ये इस पे फोर्स। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये था कि हर एक बॉडी दूसरे बॉडी पर फोर्स लगाती है which is directly proportional to the product of their mass and inversely to the square of the distance between them, right? Let's say इस बॉडी से 1 से 2 के बीच का डिस्टेंस r था, यहाँ का r1 मान लो, इसको r2 मान लो, इसको r3 मान लो, इसको r4 मान लो, एंड सो ऑन चलता जाएगा। स्पेस में तो कितनी बॉडीज है मुझे नहीं पता ना, किसी का कुछ भी हो सकता है। बट इस बॉडी पर लगने वाला जो नेट फोर्स आएगा वो आएगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 प्लस फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 प्लस फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 4 प्लस कितने लिखूं मुझे खुद नहीं पता। n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, n नंबर जितना भी जाएगा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इस बात से। परफेक्ट है। तो यहां पर बोला गया कि इसको जो हम लोग लिखते थे वो कैसे लिखते थे आपको याद होना चाहिए, Gm1 m2 अपॉन r12 का स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म में देख लिया था, यूनिट वेक्टर लगा के आप r12 का क्यूब इंटू r12 का मॉड भी लगा सकते हैं। वेक्टर फॉर्म लोगों ने कल देखी, राइट? तो कुल मिला के कहानी ये है, ऐसे लिखता जाऊंगा, ऐसे Gm1 m2 अपॉन r, सारी चीजें m2 m3 m सारी चीजें आ जाएंगी। तो कुल मिला के मुझे f नेट देना पड़ेगा। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि सर आप समेशन कर दो, मतलब ऐड कर दो। तो आपके पास जो f की वैल्यू आ जाएगी f1 नेट की, वो कितना आ जाएगी? i = 1 से लेकर i = n तक, और g m1 m2 अपॉन r1n, वैसे m1 mn आ जाएगा ये, ठीक है? और यहाँ पर आपके पास 1 है, समेशन बेसिकली सम। यानी कि नेट फोर्स क्या है? अगर मैं आपसे कहता हूं किसी भी बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स बराबर होता है F1 प्लस F2 प्लस F3 डॉट 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 Fn तक, ठीक है? तो यहां पर आप लोगों के पास ये बोला गया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की वजह से, हाँ बेटा स्क्वायर ही है मुन्ना, स्क्वायर ही है, बिल्कुल स्क्वायर है। छोटी मोटी चीज है, ठीक है? हमें तो ठीक ही कह रहा था, तुम नहीं पकड़ा था। अच्छा ठीक है, गुड, हाँ ठीक है, अच्छी बात। अच्छा एफ नेट क्या होता है? टोटल फोर्स जो आएगा इट इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्स। बस इतनी सी कहानी कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बताना चाहिए, किसी भी बॉडी पे लगने वाला टोटल फोर्स बराबर होता है सम टोटल ऑफ ऑल द इंडिविजुअल फोर्स, ठीक है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब समझ में आ गया। अब इसका जितनी आसानी से मतलब समझ में आता है ना, उतनी आसानी से क्वेश्चन होता नहीं। दिक्कत ही इसकी, मतलब प्रिंसिपल समझने में कोई दिक्कत नहीं आती। सम टोटल ऑफ ऑल द इंडिविजुअल फोर्स इक्वल टू नेट फोर्स, परफेक्ट डेफिनेशन, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि इसके ऊपर कुछ बात कर लेते हैं। इसके ऊपर जो बात है आपकी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहती है कि मान के चलिए आपके पास ये पार्टिकल यहाँ पर है और ये F1 वाला पार्टिकल है, इनके बीच में आपने कोई डिस्टेंस ली, लेट्स से r', ठीक है? अब आपने बाहर से एक पार्टिकल उठाकर यहाँ पर लेके आ गए स्पेस के अंदर, जहां पे आपको चीजें कंसीडर करनी है। इस पार्टिकल के यहाँ पर लाने से इन दोनों बॉडीज के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा उस पर क्या फर्क पड़ेगा? तो आप कहना सर घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ने वाला।
बेटा कहने का मतलब ये है कि अगर कोई एक बॉडी बाहर से आकर इंट्रोड्यूस कर जाती है सिस्टम में, तो उस बॉडी के बाहर से आने की वजह से दो बॉडीज के बीच में लग रहे फोर्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। यानी कि अगर ये बॉडी बाहर आई तो जो F12 जो मेरे पास ये आया था, इस पर इसके आने की वजह से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर ये इन दोनों के बीच में आ जाए कहीं भी आ जाए नहीं ना, स्पेस यहाँ पे आएगा, फिर उसका अलग चीज बन जाएगा। वहां तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोग क्या बोल रहे थे, कल बताया था आपको, सेंट्रल फोर्स है, वो फोर्स है। अब ये यहाँ पर, अगर ये यहाँ पर आ जाएगा तो ये मान के चलो इसका इससे फोर्स निकालूंगा, इसका इससे फोर्स निकालूंगा, पर इसका इससे अब भी वही रहेगा। इसके यहाँ पे बीच में आने से कोई वो वैल्यू फर्क नहीं पड़ेगी। समझ पा रहे हो? अरे इसके बीच से आने पर भी इसके और इसके फोर्स पर अब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे यहाँ पे भी आ जाए। हाँ, ये बात जरूर है कि इसका इसका अलग निकलेगा, इसका इसका अलग निकलेगा, पर इन दोनों का अब भी सेम रहेगा। क्लियर? इफ यू आर इंट्रोड्यूसिंग a body in a space, then the force acting on two bodies won't be changed, but the net force will always change। क्योंकि अगर आप सपोज करो इस बॉडी को लेकर यहाँ पे लेके आ गए, आपके पास F net जो आया था वो कितना आया था, F1 से लेकर F10 तक प्लस करने पे आया था। लेकिन अब तो इस फर्स्ट वाली बॉडी पर, ये वाली बॉडी जो 11th बॉडी आप लेकर आए, ये भी फोर्स लगा रही है, तो आपका F नोट तो यहां से लेकर F11 भी आएगा, तो नेट पे तो फर्क पड़ जाएगा, पर इंडिविजुअल फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम केस हटाने का भी होगा, सेम केस आपका हटाने का भी होगा। यानी कि अगर आपने बॉडी हटाई तो किसी जो दो मास थे उन पे लगने वाले फोर्स पे कोई फर्क पड़ेगा? नो। बट क्या नेट पे फर्क पड़ेगा? हाँ, क्योंकि एक फोर्स हट गया है वहां से, इसलिए नेट पे फर्क पड़ जाता है। समझ में आया प्रिंसिपल सुपरपोजिशन? ये चीज आपसे पूछी जाती है। अब इसके बेस पर एक छोटू सा क्वेश्चन, इसे रब कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं? ओके। इसके बेस पर एक छोटू सा क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, एक नहीं चलो दो पूछ लेंगे, और उसके बाद जो है फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है, क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है, ध्यान सुनना। आपके पास 3 इक्वल मास हैं जिनका, चलो m मास ले लेते हैं, 3 इक्वल मास, ठीक है, और ये घूमना शुरू कर रहे हैं। लेकिन याद रहे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आया। घूमना क्यों शुरू कर रहे हैं? क्योंकि ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन दे स्टार्ट्स मूविंग सच दैट दे मूव्स in a circular manner circumscribing a triangle। वो इस तरीके से घूमते हैं अंडर द इफेक्ट ऑफ फोर्स कि वो ट्रायंगल को सर्कमस्क्राइब कर देते हैं। सर्कमस्क्राइब मतलब इसके बाहर बाहर से ऐसे घूम रहे हैं, सर्कुलर पाथ पे घूम रहे हैं। आपको बताना है किसी भी एक पार्टिकल की या m मास की वेलोसिटी कितनी होगी, पर याद रहे जब वो घूमेंगे उस समय पर हमारे पास जो ट्रायंगल मिला है उसको आपको छेड़ना नहीं है, हिलाना नहीं है। कीपिंग द ट्रायंगल इंटैक्ट, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विद विच दे कैन मूव सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। क्वेश्चन काफी अच्छा है, एक बार ट्राई कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, हिंट आपको दे दिया था कि ट्रायंगल कैसा है, हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और वो हिंट काफी था जो क्वेश्चन करना था, है ना? हाँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल, एंगल कितने का होगा बेटा हमारे पास? ये 60 डिग्री का, ये 60 डिग्री का, और ये भी 60 डिग्री का। ये बात तो तय हो गई, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ क्योंकि छोटे डायग्राम में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो बेटा यहाँ पर देखिए, अब कहानी कुछ ऐसी है कि यहाँ पे जो m मास है, लेट्स से इस वाले को मैं कंसिडरेशन में ले लेता हूँ, इस वाले m मास को ये वाला मास अट्रैक्ट करेगा इस तरफ, तो मैंने मान लिया कि मेरा ये वाला फोर्स आपका F1 आएगा। सिमिलरली इस वाले बॉडी को भी ये वाला जो हमारे पास मास अट्रैक्ट करेगा, ये कितना आएगा? ये भी F2 आएगा, बट ये कुल मिला के F1 और F2 बराबर आ जाएंगे शायद। क्यों? क्योंकि ये F1 जो फोर्स आएगा इन दोनों की वजह से आ रहा है, ये आएगा F1 = G m अपॉन इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो आप साइड A ले लो, R ले लो, तुम्हारी मर्जी है। लेट्स से मैं A ले लेता हूँ, अपॉन A²।
सिमिलरली F2 जो है ये आपके पास कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास G M N अपॉन A स्क्वायर। समझ में आया भाई? अब ध्यान से देखो तो ये 60 डिग्री का एंगल है। समझ में आ रहा है आपको? कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे? ये 60 डिग्री का एंगल है। अब कुल मिला के कहानी तो ये है कि हमारे पास नेट फोर्स पहले पता रहनी चाहिए ना। तो नेट फोर्स ये इसको इस तरफ खींच रहा है, ये इसको इस तरफ खींच रहा है, और फोर्स हमारे पास क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो नॉर्मल तो एडिशन होगा नहीं, तो इसका मतलब ऐसे क्या निकलेगा? रिजल्टेंट निकलेगा। अब रिजल्टेंट निकलने के लिए F1 और F2 के बीच में एंगल कितना दिख रहा है आपको? साफ साफ 60 डिग्री का एंगल दिख रहा है। तो लगा दो अपना फॉर्मूला। क्या होता है? अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स F1 F2 cos थीटा। ये तो याद होना ही चाहिए आप लोगों को, ठीक है? तो मेरे हिसाब से तो ये आ जाएगा √3f। F1 F2 बराबर है, इनको मैंने F ले लिया, F1 F2 का स्क्वायर cos थीटा 1/2, cos 60 1/2 होता है, तो 1/2 से 2 कट जाएगा। F इंटू F क्या हो जाएगा? F स्क्वायर। तो F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर कितना हो गया? 3F स्क्वायर। 3F स्क्वायर मतलब 3√3f आ गया, ठीक है? तो ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगी? नेट फोर्स। लेकिन नेट फोर्स जो है तुम्हारे पास इस लाइन के अलाउंस जा रही होगी ऐसे। लेट्स से ट्रायंगल आपके पास आ गया ABC। अब आपके पास ये नेट फोर्स जा रही थी, इस तरफ जा रही होगी, यानी कि लेट्स से ये D हो गया, और यहां से ले लो इसका नाम E ले लो, E ले लेते हैं, ठीक है? समझ में आ रहा है? अच्छा, अब ये वाला जो पॉइंट है ये हमारे पास क्या होता है? सेंट्रॉइड ट्रायंगल का। और ये जो मैंने लाइन डाली यहाँ से, इसको ये क्या होती है? मीडियन, जो कि परपेंडिकुलर डलती हैं, यानी कि इस साइड पे 90 डिग्री का एंगल बना रही होगी। और अगर ये मीडियन डलती है तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास एक प्रॉपर्टी है कि ये ट्रायंगल के सेंट्रॉइड से जाती है, उसकी लाइन को 2 रेशियो में डिवाइड करेगी। हाफ में नहीं करती बेटा ट्रायंगल की, वो स्क्वायर में डलता है तब हाफ में होती है बेटा। इसका रेशियो आता है, ये वाली साइड जो आएगी शॉर्टर, ये 1/3 होती है, और ये वाली साइड होती है 2/3 होती है, ठीक है? क्वेश्चन आसान नहीं था, थोड़ा सा दिमाग वाला था, पर इतना ही मुश्किल नहीं है। अब आपको पता पड़ गया कि ट्रायंगल क्या कर रहा था हमारे पास? सर्कमस्क्राइब कर रहा था। अब देखना यार, सर्कमस्क्राइब करते समय हमसे वेलोसिटी पूछी थी उसने, ये तो कहानी थी। अब जब सर्कमस्क्राइब कर रहा है, सर्कल में घूम रहा है, तो उसके पास एक फोर्स आती है। उस फोर्स का नाम क्या होता है हमारे पास? सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स अगर मैं निकालता हूं तो F बराबर मेरे पास क्या आता है? mv²/r। मेरे से बेसिकली v ही पूछा गया था। और अगर मैं किसी तरीके से रेडियस निकाल लेता हूं, तो मास तो मेरे को गिवन था, फोर्स आपने नेट निकाल ही दिए, तो आपके पास v आ जाएगा। तो कोई ना कोई तरीका ऐसा होना चाहिए जिससे हम लोग v निकाल सकें, मतलब r निकाल सकें। तो r निकालने का तरीका है, मैं आधा पहुंचा चुका हूं, अब पूरा ही पहुंचा जाऊंगा। आप कह सकते हो कि मेरे पास जो CD है बेटा, सॉरी जो OC है, ये मेरे पास 2/3 टाइम्स ऑफ CD हो जाएगा। मीडियन वाली प्रॉपर्टी, क्योंकि मीडियन इस पूरी लाइन को कितना डिवाइड करेगी? इसको 2/3 में, इसको 1/3 में। समझ आ रहा है? तो ये वाला पार्ट जो मेरा OC आएगा, इट विल बी इक्वल टू 2/3 ऑफ CD। प्रीटी सिंपल। समझ में आ रही है कहानी? अब CD की वैल्यू कैसे निकलेगी? कैन आई राइट CD एज AC sin 60 इन ट्रायंगल? मेरी गलती है, अब मुझे पता है, उड़ गए होंगे दुखते से, बेकार थे। ADC ट्रायंगल में sin 60 लगा दो, ये परपेंडिकुलर है, इसके सामने वाला हाइपोटेनियस हो गया। हाँ, यही बताते रहो बस इन्हें। तो हमारे पास ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, और ये हमारे पास हाइपो। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये पॉइंट कहाँ है? DC इज इक्वल्स टू, सॉरी, परपेंडिकुलर अपन हाइपो होता है ना, तो DC अपॉन AC इज इक्वल्स टू sin 60, ये आ जाएगा। तो DC की वैल्यू कितनी आ जाएगी? AC sin 60, AC की वैल्यू A है, भाई ट्रायंगल की साइड तो ये दी थी बेटा। बेस तो यहाँ होता है, इस एंगल पे डलता है वो बेस होता है। कैसी बातें कर रहे हो? ट्रायंगल ये है? हाँ, जो भी आएगा। तो A दे रखा है, sin 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास √3/2। तो DC कितना आ गया? √3a/2 आ गया। तो यानी कि आपके पास जो OC आ जाएगा, OC इज इक्वल्स टू 2/3 CD की वैल्यू क्या आई है?
इंटू रूट 3a/2, 2 से 2 गया तो आपके पास ओसी की वैल्यू कितनी आ गई, a/√3। ठीक है, अब आपके पास ये क्या आ गया बेसिकली, ध्यान से देखो तो ये रेडियस है, देखो ओए दिख है ना, ये सर्कल के इस कॉर्नर से यहां से टच कर रही थी तो ये रेडियस। और अगर तुमने रेडियस निकाल दी, आपके पास f है, यानी कि √3, f की जगह क्या रखोगे, gm² a² इज इक्वल्स टू m से एक m तो कट ही जाएगा, v रूट लगा देना यहाँ पे सारा, और आप इसको रेडियस को यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई कर देना, आपका v आंसर आ जाएगा। दैट विल बी योर आंसर। बताइए बेटा, इसमें आपको वैल्यू डालनी है, f की वैल्यू आपके पास पता ही है आपको क्या आ रखी है, ठीक है, और mv²/r, v निकालना है, m है, r आपने निकाल दिया, r निकालने की बात थी, इसमें और कोई बात ही नहीं थी। ठीक है, तो ये हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन और पकड़ लेते हैं, छोटा सा एक क्वेश्चन और पकड़ लेते हैं। यही है कि आपके पास सेम इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सेम क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। आपको बताना है, यहाँ पे वही कहानी, ए साइड का ट्रायंगल है, m मास रखे हुए हैं। बेटा ये एक्चुअल में हमारे पास लगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ही है, F1 प्लस F2 ही तो लगाया हमने भाई। नेट फोर्स निकालने के लिए हमने क्या लगाया, F1 प्लस F2, लेकिन ये कैसे थे, वेक्टर फॉर्म में थे, तो अंडर रूट में ये लेना पड़ा। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास ये कहा है कि इसके सेंटर पर, ट्रायंगल के सेंटर पर मेरे पास 2m मास रखा है। क्या रखा है, 2m मास रखा है। तो आपको पहला केस बताना है कि इस 2m पे लगने वाला फोर्स कितना होगा, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन, मतलब पहला केस, केस 1 क्या है, व्हाट इज द फोर्स एट मास 2m। ठीक है, साइड है इक्विलेटरल ट्रायंगल, वही कहानी से। और सेकंड केस, व्हाट विल बी द मास, व्हाट विल, इसको कॉर्नर ए बी सी देता हूं, व्हाट विल बी द मास, सॉरी विल बी द फोर्स इफ द मास एट पॉइंट ए इज रिप्लेस्ड। अगर ए पॉइंट पे जो मास है उसको आपने रिप्लेस कर दिया m की जगह किससे, 2m से। कहानी समझ में आई। इसके सेंटर पर हमारे पास 2m मास रखा हुआ है कहीं पे, तो आपको बताना है पहले तो इन तीन की वजह से इस पे कितना फोर्स लगेगा, दूसरे केस में बताना है जब आप इस m को 2m कर देंगे तो आपका फोर्स कितना लगेगा। ठीक है, हाँ जी, सेकंड केस ट्राई कीजिए, फिर मैं बताता हूँ। ओके बेटा, पहले तो आपको जो है मैं एक ट्रिक बता देता हूँ, छोटू सी ट्रिक, वो याद रखिएगा। जब भी आपके पास कोई भी सिमेट्रिकल फिगर होगी, जैसे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल था, आपके पास हो सकता है स्क्वायर आ जाए, आपके पास हो सकता है पेंटागन आए, कुछ भी आ जाए, अगर सिमेट्री होगी और इस तरीके से होगा कि मास भी सेम है, तो हमेशा सेंटर पे चाहे कुछ भी रखा हो, आपका नेट फोर्स कितना आएगा, 0। बट यही है, ये तो आप तब काम आएगा जब आप जो है कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या फिर कंपटीशन में ट्रिक लगा रहे हो, तो आपकी बात समझ में आती है, फिर मेरी को भी आप समझ सकते हो कि हाँ सर 0 लगा देंगे। बट अगेन भाई, स्कूल में बैठे हैं सर, 0 से काम नहीं चलेगा, क्योंकि स्कूल के टीचर तो लाइन वाइज मार्किंग चेक करते हैं, है ना, जो कि अच्छा भी है। तो प्रूफ कैसे करें कि सेंटर पे 0 आता है। सो इसके लिए XYZ कोई भी तरीका अपना सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ पे जिसने जैसे ही पढ़ा है। अब मैं अपना एक तरीका बता देता हूँ। पहले एक लाइन यहाँ पे बना देता हूँ बेटा, यहाँ पे मास 2m था, एक लाइन यहाँ पे बना देता हूँ और एक लाइन यहाँ पर बना देता हूँ, राइट। सो आई कैन से मेरे पास ये 2m था, यहाँ पर m था, यहाँ पर m था, यहाँ पर m था। एक फोर्स जो है मेरे पास अलोंग दिस लाइन एक्ट कर रही होगी, एक फोर्स अलोंग दिस लाइन एक्ट कर रही होगी, और एक फोर्स मेरे पास अलोंग दिस लाइन एक्ट कर रही होगी। और यहाँ पर आप लोगों के पास ये कहानी छोटी सी आपको समझ में आ जाएगी। भाई इसके बीच में सेंटर ऑफ मास जो लाइन ज्वाइन करेगी वहाँ पे फोर्स लगेगी, लाइन ज्वाइन सेंटर भी तो एक्ट कर रही है, मुझे उस बात से कोई मतलब नहीं है। अब मुद्दा ये आता है बच्चा कि मैं इस पे 0 कैसे दिखाऊंगा। तो आप ऐसे समझिए कि आप एक लाइन बना लीजिए यहाँ पर ऐसे, ठीक है, समझ में आता है। अब पहले मैं यहाँ पर m है और यहाँ पे 2m, तो लेट्स से पॉइंट O ले लेता हूँ। इसके और इसके बीच में, A और O के बीच में निकलने वाला नेट फोर्स कितना आएगा, gm इंटू 2m अपॉन में a स्क्वायर। a को 1 ले लूँ ताकि मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, a को 1 ले लेता हूँ, बाकी जो तुम्हें दे रखा हो वो ले रहा, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। तो लेट्स से f इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स gm स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि मैंने a क्या मान लिया है, 1, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, कुछ ही मान लो।
अच्छा, तो ऐसे इसका आएगा, ये आ गया आपके पास F1, आपके पास F2 भी मेरे हिसाब से m इंटू 2m, तो यही आ जाएगा सिंपल 2 टाइम्स ऑफ GM स्क्वायर। आपके पास आपका F3 भी हमारे पास क्या आ जाएगा 2 इंटू GM स्क्वायर, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसका और इसका F3 हो जाएगा, तो सिंपल केस आ गया हमारे पास, यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब जब मैंने इस लाइन को यहाँ पे ड्रॉ किया है तो मेरे पास ये वाला एंगल कितना होता है 30, तो ये वाला एंगल भी कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा, आ जाएगा ना, मैं समझ रहे हो ना। अगर यहाँ पे मैं ऐसे एंगल ड्रॉ कर रहा हूँ तो मेरे पास ये 30, तो ये भी 30 आ जाएगा, है कि नहीं। तो अगर मेरे पास ये यहाँ पे क्या लग रहा था, फोर्स लग रहा था, ये एफ का कंपोनेंट है, तो इस तरफ क्या जाएगा मेरे पास एफ का कॉस थीटा, और इस तरफ नीचे क्या आएगा मेरे पास एफ का साइन थीटा। भाई इस फोर्स की वजह से जो मेरे पास कंपोनेंट आएगा थीटा की तरफ वो एफ कॉस थीटा, और नीचे की तरफ जाता है हमारे पास एफ साइन थीटा, समझ ही गए होगे ना। इस पॉइंट पे ऐसे फोर्स लग रहा था, ये कहानी कर दी है मैंने। यहाँ पे थीटा है मेरे पास 30 डिग्री, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा एफ कॉस थीटा, और यहाँ पे आप मेरे पास क्या आ जाएगा एफ साइन थीटा, तो इस पॉइंट पे लग रहा है। क्लियर, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। अब सिमिलर कहानी इस तरफ से भी होगी बेटा, भैया ये 30 तो मेरे पास ये भी 30, इस वजह से बाइसेक्टर है, सेंटर पे जॉइन कर रहे थे बाइसेक्टर ही होते हैं, तो ये 30 तो ये भी 30, जिस वजह से मेरे पास देखो इस पे फोर्स इस तरफ लगेगी तो इस पे फोर्स इस तरफ लगेगी, ये भी क्या आएगा मेरे पास एफ कॉस थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास एफ साइन थीटा। तो यानी कि मेरे पास अगर ध्यान से देखा जाए तो ये f1 cos थीटा, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, और इसको 3 मान लेते हैं, तुम्हारी मर्जी कुछ ही मान लो कोई करने पर। तो यहाँ पे दूसरे को 2 माना है, तो इधर क्या लग रहा था f2 cos थीटा, इधर f1 sin थीटा, और इधर f2 sin थीटा। ठीक है, अब जरा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई करते हैं। क्या कि सर इस पे तो पहले आप देखेंगे तो f1 cos थीटा और f2 cos थीटा ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, यानी कि फोर्स हमारे पास क्या होगा माइनस होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना, कल भी तो कराया था लूनर इक्लिप्स और सोलर इक्लिप्स वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पर ऑपोजिट डायरेक्शन में, और ये देखो f1 और f2 मेरे पास शायद इक्वल आए थे, since f1 and f2 are equal and opposite, f1 and f2 are equal and opposite, तो ये तो कैंसिल आउट हो गए, f1 cos थीटा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ f2 cos थीटा, तो ये क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। क्लियर छे, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे पूछा गया कि अगर आपके पास नेट फोर्स, अभी एक और चीज बची है क्योंकि अभी हमारे पास इस लाइन के अलोंग फोर्स तो बच ही रहा है ना, तो इस लाइन के लगने वाला फोर्स जो होगा वो हमारे पास कितना आया था 2m इंटू एम, भैया तो इस लाइन के अलोंग लग रहा है। अब देखो इस लाइन के अलोंग यानी कि O और A के बीच में लगने वाली लाइन ये है, F2 ये था, F3 था, रिजल्टेंट तो बिल्कुल नीचे ही आएगा, यानी कि इन दोनों का रिजल्टेंट यही आ रहा है नीचे। तो आप कह सकते हो रिजल्टेंट भी ऑपोजिट डायरेक्शन में था, देखो ये इधर जा रहा है और ये नीचे की तरफ आ रहा है रिजल्टेंट, तो आप कह सकते हो नेट फोर्स निकालने के लिए मैं F3 माइनस यहाँ पे क्या लिखूंगा बेटा F1 F sin थीटा F1 sin थीटा प्लस F2 sin थीटा, क्योंकि F1 sin थीटा और F2 sin थीटा दोनों इसी जगह लग रहे थे, तो ऊपर लगने वाले फोर्सेस से माइनस कर, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। क्लियर है, ठीक है। F3 कितना आया था मेरे पास 2gm स्क्वायर, तो 2 टाइम्स ऑफ gm स्क्वायर। F1 कितना आया था मेरे पास 2gm स्क्वायर इनटू sin थीटा कितना है sin 30, थीटा के लिए 30 है ना, तो 1/2 प्लस F2 कितना आया था 2 टाइम्स ऑफ gm स्क्वायर इनटू sin क्या है 30 यानी कि 1/2, ये गया gm स्क्वायर प्लस gm स्क्वायर कितना आ गया 2gm स्क्वायर, 2gm स्क्वायर माइनस 2gm स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन यही पूछा था मैंने कि अगर इस मास की जगह यहाँ पे 2m मास है, इसकी जगह मैं यहाँ पे 2m कर देता हूँ a पे, तो मेरे पास कहानी क्या हो जाएगी, कुछ ज्यादा फर्क थोड़ी पड़ेगा, बस इस a पे क्या आ गया 2m, बाकी कंपोनेंट तो वही रहेगा, बस इस बार F3 चेंज हो जाएगा। F3 कितना हो जाएगा F3 बराबर ये देखो gm 2m की जगह क्या कर दूंगा 2m इंटू 2m, तो ये कितना आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ gm स्क्वायर आ जाएगा, भाई यहाँ पे भी 2m यहाँ पे भी 2m, तो F इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर हो जाता है, तो m1 की जगह 2m रखा, इसी जगह पे मैंने 2m रख दिया, तो 2m से 2m 4m हो गया, तो बेसिकली यहाँ पे बाकी तो लाइन ऑफ एक्शन वगैरह तो सारी चीज सेम रहेंगी, 4gm स्क्वायर माइनस दिस हो जाएगा, तो उसके केस में हमारे पास कितना आ जाएगा 2 टाइम्स gm स्क्वायर आ जाएगा जब हमारे पास दूसरा केस होगा। तो ये छोटी सी कहानी थी, नोट कीजिए, फिर अगले टॉपिक पे चलते हैं। ओके, सो आफ्टर एंडिंग विद प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वही पढ़ेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स, बट अब 2-3 केस थे जिसको हम लोग लेके आएंगे।
तो सबसे पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स एक शेल के लिए, और शेल कैसा है इसका हमारे पास, हॉलो स्फेरिकल शेल। कैसा है बेटा हमारे पास, हॉलो स्फेरिकल शेल, यानी कि अंदर से कैसा है मेरे पास, वो अभी खाली है। अब स्फेरिकल शेल के लिए बेटा आपको मैं बस डायरेक्ट केस बता देता हूँ, क्योंकि इसके लिए एक क्लास 12 में आपको जाना पड़ेगा, है ना, कि अंदर जीरो क्यों होता है। हाँ, तो इसके लिए आपको शेल वही एक नहीं ऐसा चाहिए, एक रिंग समझ लो, अंदर से खाली है वही, हाँ mr स्क्वायर ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ये खुला हुआ है, मतलब एक शेल है, अंदर से खाली है, हाँ अंदर से, अरे आपके पास पूरा एक शेल है, उसको समझो ना, कड़े को कड़ा नहीं बोलते, कड़ा रिंग हो जाएगा, जैसे कटोरी को पूरा कर दे, अंदर से खाली हो गई तो हाँ वो शेल हो जाएगा, ठीक है, वो हाफ हेमिस्फीयर हो जाएगा। समझ गया ना कहानी को। तो हॉलो स्फेरिकल शेल आपके सामने रख दिया है मैंने। आपसे पूछा जाएगा कि इसका जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कितना होगा एट पॉइंट ए, एट पॉइंट बी एंड एट पॉइंट सी, ठीक है। वेल यहाँ पर आपके पास तीन केस बन रहे हैं। केस फर्स्ट बन रहा है जो आपके पास पॉइंट ए पर है। पॉइंट ए पर जो आपका फोर्स निकलेगा वो निकलेगा जी, इस बॉडी का मास m मान लेते हैं, और इस बॉडी का मास m मान लेता हूँ जो ए पॉइंट पे रखा हुआ है, तो जी m अपॉन यहाँ से इसके सेंटर से और इसकी जो डिस्टेंस है हमारे पास ये वेरी करेगी, बार बार ये वेरी करेगी बस। एट पॉइंट ए क्या होगा, इसका रेडियस r मान रखा है मैंने सपोज, तो आपके पास ये वाली रेडियस छोटा r मान लेते हैं। पॉइंट ए वो है जहाँ पर छोटा r बड़ा है कैपिटल रेडियस ऑफ द शेल से, हाँ यानी कि हमारे पास एम ए छोटा r है और एम बी क्या है, बड़ा r, बेसिकली ये केस है। तो यहाँ पे आपके पास f आ जाएगा जी एम एम अपॉन में r स्क्वायर। क्लियर है, यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिमिलरली जब मैं पॉइंट बी पे जाऊंगा तो यहाँ पे आएगा जी एम एम अपॉन में r स्क्वायर, राइट। अब तीसरा केस जहाँ पे क्या हो गया बेटा, जब आपके पास r इज इक्वल्स टू r है, ये केस फर्स्ट आ गया, ये केस सेकंड आ गया। अब जो केस मेरा थर्ड है इसमें जो आएगा f वो क्या आएगा कि आपका इस बार r छोटा है r भाई एट पॉइंट सी, ये वाला इस बार की कहानी, ठीक है। इसके लिए एक साइंटिस्ट हैं मिस्टर गॉस, उनकी थ्योरम पढ़नी पड़ती है और बेसिकली गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ता है। गॉसियन सरफेस के बाद हम लोग देखते हैं कितना मास उस बॉडी के अंदर है, तो ऐसे ही हम लोग इसके अंदर भी करते हैं। सुनना मैं बता देता हूँ, देखो गॉसियन सरफेस आपको ड्रॉ करनी पड़ती है। क्या ड्रॉ करनी पड़ती है, गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस क्या है, गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस है। कैसी सरफेस है बेटा आपकी, इमेजिनरी सरफेस है, और उस इमेजिनरी सरफेस के अंदर जो भी मास आ रहा होगा उनके इंटरेक्शन की वजह से आपके पास जो फोर्स आएगी उसको कैलकुलेट किया जाता है। अब मैं इसी को यूज करके पहले इसको ठीक है सारा ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं, 12th की वेटी मत करो, 12th में भी यूज कर लेना इसको। यहाँ पे किया मैंने, अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस ए पॉइंट पे अगर मेरे को ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है तो क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, मुझे एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करनी पड़ेगी। और आपको बहुत ही क्लेवर होना पड़ता है गॉसियन सरफेस को चूज करने के लिए। अगर कोई पॉइंट दे रखा है तो हम लोग सर्कुलर बना देते हैं गॉसियन सरफेस को, इसको सिलेंड्रिकली बना सकते हैं, इसको लीनियर बना सकते हैं, तो अलग अलग, इसको प्लेनर भी बना सकते हैं, अलग अलग तरीके की गॉसियन सरफेस हम लोग बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं क्या बना रहा हूँ बेटा, ड्रॉ अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस फ्रॉम पॉइंट ए। अब इस स्फीयर के अंदर आपके पास दो मास एनक्लोज हो चुके हैं, एक छोटा m और एक बड़ा m, तो इंटरेक्शन जो होगा वो आपके पास इन दोनों के अंदर ही होने वाला है। तो ये फोर्स आपके पास कितना आएगा, जी एम एम, और इनके बीच का डिस्टेंस आपके पास क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर। तो बात बिल्कुल परफेक्ट हो गई गॉसियन सरफेस से। दूसरा केस देखिए आपके पास, जब आपके पास यहाँ पर है तो गॉसियन सरफेस बेसिकली इस बार बनेगी तो बिल्कुल इसी के ऊपर बन जाएगी, यही सरफेस पे गॉसियन सरफेस बन जाएगी, इसलिए आपके पास का जो फोर्स आएगा वो कितना आएगा, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। तीसरे केस में जब आप गॉसियन सरफेस बनाओगे तो इसको हटा देता हूं, इसको हटा दो, देखो आपको सारी चीज तो पता ही है, इसमें गॉसियन सरफेस यहाँ बनेगा इस बार, तो उसी पॉइंट से तो गॉसियन सरफेस बनाते हैं, तो गॉसियन सरफेस ऐसे बन गया। अब यहाँ पर ये छोटा r था मेरे पास, ये डिस्टेंस छोटी r थी ना इस बार, तो एट पॉइंट थर्ड व्हेन r इज ग्रेटर देन r, तो आपके पास नेट फोर्स कितना आएगा, g
बड़ा m इंटू छोटा m अपॉन में छोटा r स्क्वायर। आपको पता है केस थर्ड में ये लिखना जरूरी है। अच्छा, अब बड़ा m तो हो गया आपके पास शेल का, छोटा m अंदर से क्या था आपके पास एक चीज हॉलो, तो अंदर कुछ मास है क्या? नहीं है ना, इसलिए छोटा m क्या हो जाएगा आपके पास? 0। इसलिए नेट फोर्स आपके पास अंदर कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। कहानी खत्म। यस, एट पॉइंट इनसाइड द hollow spherical shell the gravitational force is 0। हाँ जी, मास ही नहीं है ना उसके अंदर, तो इसलिए जब मास नहीं हो तो फोर्स क्या हो जाएगी? 0। तो क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं कि आपका जो हॉलो स्फेरिकल शेल है उसका ग्राफ कैसे वेरी करता है डिस्टेंस के साथ। आपका जो ग्राफ है वो डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी करता है? तो बेटा जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे डिस्टेंस के साथ, तो आपका जो फोर्स है वो डिस्टेंस से कैसे वेरी करेंगे आपको बताना है। तो ये बेसिकली मैंने ये अर्थ बॉडी बना ली। क्या अंदर आपके पास कोई फोर्स था? नहीं था, 0 था। सरफेस पे कितना था? gm/r², यानी कि इसका ये अंदर तो 0, यहाँ से कहीं से मान लेता हूँ कि इसकी सरफेस यहाँ से शुरू हो जाएगी, और जैसे हम बाहर आए ये क्या होने लगा? f इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r² के, यानी कि a1/b² का ग्राफ कैसा बनता था? ये वाला बनता था। तो इसका ग्राफ कैसा आएगा? ये। तो जो आपसे क्वेश्चन पूछेगा उसमें कई तरीके के ऑप्शन देगा कि बताओ भैया हॉलो के लिए ग्राफ ये वाला सही है, या फिर ये वाला सही है, या फिर ये वाला सही है, या फिर ये वाला सही है। तो आपका आंसर क्या आएगा? ये वाला सही, क्योंकि अंदर तो हमारे पास 0 है ना, तो अंदर 0 होता है, इसलिए हमारे पास इसका जो ग्राफ आता है ऐसा आ जाता है। लेकिन यही कहानी अगर मैं लगाऊंगा, मिटा दूं इसको, समझे तो आगे कहानी। चलो यहाँ पे बता देते हैं। सॉलिड स्फीयर के लिए किसके लिए लगा रहा हूं बेटा इस बार कहानी? सॉलिड स्फीयर के लिए। अब सॉलिड स्फीयर के लिए दो केस तो बिल्कुल सेम रहने वाले हैं। क्या? देखो सॉलिड स्फीयर का मतलब इस बार अंदर से खोखला नहीं है, इस बार अंदर क्या है हमारे पास? कुछ ना कुछ भरा हुआ है। सॉलिड का मतलब ये तो हुआ। अब आपने एक पॉइंट लिया वही कहानी ए, जहां पर आपके पास केस फर्स्ट व्हेन r इज ग्रेटर देन बड़ा रेडियस, भाई इसका रेडियस r मान लेते हैं, वही कहानी है बिल्कुल। पहले केस में तो आपके पास कोई दिक्कत नहीं आएगी, gm अपॉन में r², सॉरी छोटा r का स्क्वायर। जब केस 1 एट a पे, ठीक है, केस 2 आप b जो इसी बॉडी की सरफेस पे है, सेकंड केस किस पे आएगा आपके पास? b पॉइंट पर। समझ आ रहा है? b पॉइंट पर कितना आ जाएगा? gm अपॉन में इस बार r² आ जाएगा जो उसकी रेडियस है, b पॉइंट पर वही गॉसियन सरफेस बनानी है। अब आएगा एट पॉइंट c जो कि अंदर था। इस बार 0 नहीं होगा बेटा, क्यों नहीं होगा आइए जान लेते हैं। आपके लिए मैंने केस दे रखा है कि ये जो स्फीयर है ये यूनिफॉर्म, तो जब आप गोला बनाएंगे एक, तो आपके पास ये गोला कुछ इस तरीके का आएगा, और क्योंकि ये इस बार सॉलिड है तो इसने अंदर से कुछ ना कुछ मास एनक्लोज कर रखा हो। सीधी बात है, इस गोले के अंदर मास है, इस बार इस गोले के अंदर मास है। अब कंसीडरिंग दिस एज अ यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, क्या कंसीडर करना है आपको? ये यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है। तो यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है अगर ये, तो बेटा यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर होने की वजह से इसके अंदर कुछ ना कुछ मास है। अच्छा, पहले मैं डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम लिख सकता हूं। तो इसका जो मास आएगा, डेंसिटी आएगी रो, वो कितना आ जाएगा? m/4/3 पाई, इसका रेडियस का क्यूब r³ आ जाएगा। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो सारी चीज क्लियर है। अच्छा, लेकिन जब मैंने इसके अंदर एक गॉसियन सरफेस बनाई तो वो पूरा बड़ा m तो कंसीडर नहीं कर रहा, क्योंकि इसके अंदर छोटा सा कुछ ना कुछ पार्ट है मास का। लेट्स से व्हेन इट इज एनक्लोज्ड इन अ गॉसियन सरफेस, लेट्स से द मास एनक्लोज्ड बाय अ गॉसियन सरफेस इज m', m1 m2 कुछ है ना, m' मैंने मान लिया, चेंज होगा ना कुछ, तो m' की डेंसिटी तो अब भी सेम रहेगी ना, क्योंकि सॉलिड कैसा यूनिफॉर्म, तो डेंसिटी तो हमें हर जगह सेम होने वाली है, डेंसिटी थोड़ी चेंज जाएगी, चाहे यहाँ जाओ चाहे यहाँ जाओ, कितना ही मास लो, डेंसिटी हर जगह सेम है, मास पर यूनिट वॉल्यूम तो सेम है हर जगह। लेकिन आपके पास जो इसकी डेंसिटी आएगी वो चेंज हो जाएगी, किस तरीके से? बस कि आपका आ जाएगा ये m'/4/3 पाई इंटू छोटा r का क्यूब आ जाएगा।
भाई रेडियस तो इस बार चेंज हो जाएगा ना, मास पर यूनिट वॉल्यूम का रेशियो सेम रहता है, डेंसिटी वही तो है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। समझ में आई कहानी? तो कुल मिला के आपके पास m डैश की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, रो इंटू 4/3 पाई ऑफ r क्यूब। यहां तक कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अब जब हम लोग यहां पर ले रहे थे केस थर्ड, इतनी कहानी आपको करने के बाद बाकी सारी चीजें दिक्कत नहीं आएगी। अब आपको क्या करना है, यहां पर हमारे पास जो पार्टिकल है वो क्या आएगा, m डैश आ जाएगा। तो F इज इक्वल्स टू जी m इंटू m डैश। भाई जो भी हमारे पास आएगा m डैश आएगा ना इस बार, अपॉन में हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, हमारे पास इस बार r का स्क्वायर। भाई छोटा तो r ही है अंदर, ये तो अभी r ही माना है मैंने, ये तो r ही माना हुआ है। और यहां पर आप लोगों के पास F इज इक्वल्स टू जी, इसको m को अभी ये रहने तो बॉडी का है, ये तो पूरी बॉडी का है, उससे दोनों को मतलब नहीं है। m डैश को मैं चेंज कर रहा हूं, m डैश इज इक्वल्स टू रो इनटू 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r छोटा वाला r का क्यूब अपॉन में r स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? और तो कुछ नहीं रहा, gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर मैंने लिख दिया है। एक काम कर सकता हूं क्या, इससे इसको उड़ा देता हूं, इससे इसको उड़ा देता हूं। तो यहां पर आपके पास आ जाएगा f इज इक्वल्स टू g टाइम्स m इंटू रो इंटू 4/3 पाई इंटू r। अच्छा, इस रो ये मेरे पास पूरी बॉडी का था, ठीक है, तो इस रो की वैल्यू तो मेरे पास ये आएगी भाई, ये तो आएगी मेरे पास m/4/3 पाई r क्यूब। तो यहाँ पे डाल देना m/4/3 पाई r क्यूब, तो 4/3 पाई कट जाएगा। ध्यान से देखना, मैं जो कर रहा हूँ f इज इक्वल्स टू जी एम इंटू रो की वैल्यू डाल दीजिए, क्या आ रही है, m/4/3 पाई r क्यूब इंटू r। क्लियर है? दिख रहा है? समझ आ रहा है? दिख रहा है ना, वहां पे भी कैमरे में दिख रहा है सब कुछ आता है, ठीक है। अब देखो 4/3 पाई से 4/3 पाई तो उड़ जाएगा, समझ गए होगे? अरे लिख देंगे जी एम, इसकी जगह पर यहाँ पे लिख दो 4/3 पाई आ, तो 4/3 पाई से 4/3 पाई गया। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी, कुछ गड़बड़ हो रही है क्या बेटा? m का m लिख दिया है, रो को मैंने लिख दिया, जो कोई गड़बड़ नहीं है। रो को हमारे पास वैल्यू यही तो आई थी, रो की वैल्यू क्या आई थी, m/4 पे, यहाँ पे एक और m आएगा बेटा, ठीक है, m/4/3 पाई, ठीक है। तो ये आपके पास जो नेट वैल्यू आ जाएगी f इज इक्वल्स टू जी एम स्क्वायर, है ना। अभी मेरे को उससे कोई मतलब भी नहीं है वैसे भी, अपॉन r क्यूब इंटू r, अपॉन r क्यूब इंटू r। वेल, ना तो g बदला जाएगा, m क्या है, मास ऑफ प्लेनेट, ये भी नहीं बदला जाएगा, r क्या है, रेडियस ऑफ प्लेनेट या रेडियस ऑफ शेल, ये भी नहीं बदली जाएगी। चेंज होगा तो बस यही r होगा। लेकिन ये r इस बार ऐसा है कि आपका फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है r के। याद करो, हॉलो के केस में हमारे पास 0 आया था, तो इसीलिए हमारे पास अंदर कोई ग्राफ बना ही नहीं। यहां पर हमारे पास जो केस आ रहा है, ये आप लोगों को साफ साफ दिखा रहा है कि आप लोगों का फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है r के, और इस वजह से इसके अंदर का ग्राफ तो ये है। लेकिन जब ये इनसाइड पॉइंट है उसके, जब आप उसके सरफेस पे जाएंगे तो f ऐसे वेरी करेगा, और आउटसाइड जाएंगे तो f ऐसे वेरी करेगा। ये तो कहानी आई। अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो यही कहानी, मेरी जुबानी दोबारा चालू होगी, लेकिन कुछ अलग तरीके से। क्या कि अंदर इस बार f r के प्रोपोर्शनल था, तो सॉलिड स्फेरिकल शेल के लिए डायरेक्ट प्रोपोर्शनल ग्राफ, और सरफेस पे आने के बाद वो इस तरीके से वेरी करेगा। यानी कि ये जो पॉइंट मैंने बताया था, ये वाला पॉइंट किसके लिए सही है आपके पास, सॉलिड स्फेरिकल शेल के लिए सही होता है। समझ में आई इतनी बातें? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो बस इसी चीज को जो आप लोग बोलते हैं कि कैसे वेरी करता है फोर्स, ये आता है। यही सेम चीज हो सकता है, सुनो ध्यान से, एक चीज सुन लो बस छोटी सी, एक और छोटा सा टॉपिक है जिसको लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। क्या बोलते हैं?
ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है बेटा? वो एरिया जहां तक इस ग्रेविटी के इफेक्ट को फील किया जा सके, वो एरिया। ऐसे एक्चुअली ग्रेविटेशनल फील्ड बोल दो, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ बोल दो, बात सेम है। हाँ बिल्कुल, जो 10th क्लास में आप पढ़ के आए थे और 12th में पढ़ेंगे, वो एरिया जहां तक आपका मैग्नेटिक इफेक्ट को फील किया जा सकता है उसका मैग्नेटिक फील्ड होता था। ऐसे ही ग्रेविटेशनल फील्ड भी होती है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, कहां तक वो अपने मास की वजह से दूसरी चीज को खींच सकता है, वो उसका फील्ड है। और इसको देने के लिए हमारे पास आता है फोर्स पर यूनिट मास। क्या आता है? फोर्स पर यूनिट मास। अब इसको देखो कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग। कहां पे लिखे, यहाँ पे दिख रहा है, ये दिख रहा है ना? ठीक है। देखो बेटा, मैं कहता हूं कि एक बॉडी आपके पास ये थी, अब इसके लिए मेरे को टेस्ट चार्ज चाहिए होगा, टेस्ट मास चाहिए होगा, सॉरी टेस्ट चार्ज नहीं टेस्ट मास। तो मैंने कहा ये टेस्ट मास, इन दोनों की वजह से लगने वाला जो फोर्स आएगा, इसका मास m मान लेता हूं, वो कितना आ जाएगा? F = G mm में इन दोनों के सेंटर से बीच की डिस्टेंस r² मान लेते हैं। ये डिस्टेंस अगर r है तो राइट। ग्रेविटेशनल फील्ड का मतलब होता है फोर्स पर यूनिट मास, और मास जनरली टेस्ट मास रखा जाता है। तो आपके पास ग्रेविटेशनल फील्ड को मैं E से रिप्रेजेंट कर रहा हूं यहाँ पर, तो E बराबर आता है F/m के, और अगर F/m आ जाता है तो आपके पास कहानी क्या आ जाएगी? Gmm/r² इंटू m हो जाएगा, m से m तो कट जाएगा, और इस वजह से आपके पास नेट वैल्यू कितनी रह जाएगी? F = Gm/r² हो जाएगी। हाँ जी, कि वो कितना स्ट्रेंथ अपने अंदर रखता है उसको आपको चेक करने के लिए किससे चेक करते हो? ग्रेविटेशनल फील्ड। मैक्सिमम फोर्स कह तो सकते हैं, बट मैक्सिमम, हाँ मतलब फील्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं बेटा। मैक्सिमम मिनिमा का केस यहाँ पर बेसिकली r के साथ भी तो वेरी कर रहा है, क्योंकि आपको दिख रहा है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, g कांस्टेंट है, ठीक है, m कांस्टेंट, पर r के साथ वेरी कर रहा है। जब हमारे पास r 0 होगा तो हमारे पास स्ट्रेंथ इंफिनिटी, r मैक्सिमम तो ये मिनिमम। तो हाँ, ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो ये आपके पास एक छोटा सा टॉपिक होता है, किसका? ग्रेविटेशनल फील्ड का। अब यही सेम चीज, बिल्कुल सेम रिलेशन आता है। देखो अंतर नहीं आएगा, क्योंकि यार आपके पास बस यही मास चेंज हुआ है, यहाँ पे ये मास हट जाएगा, तो बिल्कुल सेम यही चीज आप इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी निकालोगे। बस क्या हटा लोगे? एक एक m हटाते जाना बस, बाकी तो सब कुछ सेम आ जाएगा, वहां तो कोई फर्क आएगा नहीं, वो m हटता जाएगा और बाकी सारी चीजें। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ग्राफ बनवाता है, ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए, क्योंकि 11th में रिवीजन चल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए बार बार इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, 12th में सॉरी। तो इलेक्ट्रिक नहीं, एक्चुअली सिमिलर है। मैंने आपको बोला था ना, अगर ये चैप्टर यहाँ पे आप कंप्लीट कर लोगे तो आपको 12th में दिक्कत नहीं आएगी फर्स्ट चैप्टर में। तो ये आपके पास जो है सेम यही केस आपसे पूछेगा कि ग्रेविटेशनल फील्ड फॉर अ हॉलो शेल का ग्राफ बनाइए, तो आपको ये बनेगा बिल्कुल सेम, एक मास कट जाएगा बस, और कोई अंतर नहीं आना। फॉर अ सॉलिड शेल आप ग्रेविटेशनल फील्ड बताइए, फोर्स था, हाँ ये सॉलिड स्फीयर के लिए लिखा तो यहाँ पे इतना बड़ा बड़ा, ठीक है। तो ये आपके लिए किसके लिए आया? ग्रेविटेशनल फोर्स आया। और दूसरा केस आएगा F/m कर दोगे तो क्या बन जाएगा आपके पास? ग्रेविटेशनल फील्ड। कोई अंतर नहीं पूछा ग्रेविटेशनल फील्ड कितना है, तो जो मास दे रखा हो, स्टेशनरी बॉडी का हैवी मास है उसको वहीं पे रखना, जिस मास की प्रेजेंस चेक कर रहे हो उस मास से डिवाइड कर देना, आपका आंसर Gm/r², कहानी खत्म। ठीक है, सिंपल सा है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगली बार पढ़ेंगे हम लोग वेरिएशन, इसके एक दो क्वेश्चन कर लेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड के, ताकि आपको चीजें भी क्लियर हो जाएं। ठीक है, सो वेरिएशन इन जी विद हाइट डेप्थ अगली क्लास में पढ़ेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।